गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी चालू। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि मेरे पुराने वीडियो पे अच्छे व्यू आए और आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और इंटरेस्ट लिया। और इसी के साथ एक उम्मीद के साथ कई बच्चों का जो है कमेंट भी आया था कि सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और उनके डिजीज़ के ऊपर जो है एक वीडियो पोस्ट करो जिसके अंदर हमें ये पता चले कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और उससे रिलेटेड बीमारियां क्या क्या होती है। देखो, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है, उसमें हजारों तरह की बीमारियां होती है और उन बीमारियों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर, जिसको हम रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि इंसान के दिल का दौरा पड़ गया, इंसान को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, या उसके शरीर में अचानक से जो है शरीर के अंदर प्रॉब्लम आने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जितने भी हमारे शरीर के अंदर आती है उनके अंदर एक सबसे बड़ा जो संकेत है हमारी बॉडी में वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज द इंडिकेशन ऑफ बॉडी कि आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन यानी आपका ब्रेन, आपकी किडनी और आपके हार्ट, उसमें जरूर कोई ना कोई समस्या हो रही है। वास्तव में ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो देखो, आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। पंप करेगा तो वो एक वेजल्स के थ्रू करेगा, एक ट्यूब के थ्रू करेगा। उस ट्यूब को हम कहते हैं रक्तवाहिनी या ब्लड वेजल्स। अब उस ट्यूब से जब ब्लड जाएगा तो उसकी दीवारों पर वो ब्लड जो है वो प्रेशर करेगा, प्रेशर देगा, उसी को कहते हैं हम रक्तदाब। अब नॉर्मल केस में तो क्या होता है, आपका रक्तदाब जो है जिसको हम मिली मरकरी में मापते हैं वो 120/80 होता है। बट हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे? जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है या आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है, तब उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर में होगा क्या? शुरू में आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, शुरू में आपके शरीर में कोई ऐसे लक्षण भी नहीं आएंगे कि आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है या शरीर में कोई सूजन आ गई। कुछ भी इंसान को मालूम भी नहीं पड़ता। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर के मॉनिटर के अंदर आपका वैल्यू कभी हाई भी आ जाता है तो भी इंसान मानने को तैयार नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। वो सोचते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा कुछ नहीं है, हेल्थ का कुछ कह नहीं सकते। ये है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो और साल्ट इनटेक ज़्यादा है आपका, नमक को ज़्यादा खाते हो, और इसके अलावा जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं, आजकल तो हर चीज़ में सॉल्ट ज़्यादा है। आप मीठी बिस्किट भी खा रहे हो तो उसमें भी सॉल्ट पाया जाता है। कई तरह के ड्रिंक्स है उसमें भी सॉल्ट होता है। फास्ट फूड में तो सॉल्ट भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से कहीं पर भी हम कोई भी चीज़ें ले रहे हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं साल्ट इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है। WHO के अकॉर्डिंग जो है, जो डेटा दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू से भी लोग ज़्यादा नमक खाते हैं कि भाई 10 मिलीग्राम है तो 10 मिलीग्राम से ज़्यादा इंसान को नमक नहीं खाना चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा जो है नमक खा लेते हैं। तो इस टाइप से मतलब कोई भी डेटा WHO जो बता रहा है तो उससे ज़्यादा जो है इंसान को नमक नहीं खाना चाहिए। 1500 मिलीग्राम या 10 ग्राम से ज़्यादा नमक खाए तो शरीर में नुकसान आ सकता है। 5 ग्राम ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के डेटा बताए हुए हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो हमें हर चीज़ का इंटेक करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब ब्लड प्रेशर जो है शरीर के अंदर एक प्रकार से बीमारी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली अ इंडिकेशंस ऑफ बॉडी कि आपकी बॉडी जो है ये बता रही है कि आपके हार्ट को लोड पड़ रहा है, आपके हार्ट ब्लड पंपिंग में लोड ले रहा है, या आपकी किडनी जो है ब्लड के फिल्ट्रेशन में लोड ले रही है, या आपके ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, स्ट्रोक भी हो सकता है ब्लड प्रेशर के केस में। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर मेनली जुड़ा हुआ ब्लड वेजल से, और ब्लड वेजल्स के अंदर का ब्लड मोस्टली पंपड होता है, मोस्टली के 100% पंप आउट होता है किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। तो अब इसी चीज के लिए इसका नाम जो दे दिया वो दे दिया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो आपके हार्ट और आपके ब्लड वेजल से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या? तो बॉडी का ऐसा सिस्टम जो 3 चीजों से बना है, एक तो हार्ट से, एक ब्लड वेजल से और एक ब्लड से। इसके अंदर 3 चीजें जो है वो सम्मिलित की हुई है। तो वास्तव में क्या है? तो देखो, इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी, इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच डिलीवर ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे बड़ा काम क्या है? ये आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। आपकी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है
अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी की सेल मरने लगेगी, जिसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं या जिसको हम गैंग्रीन भी कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट भी देती है, ब्लड के द्वारा हार्मोन भी पहुंचाया जाता है आपके ऑर्गन में, और कई एसेंशियल सब्सटेंसेज जो है वो आपकी सेल को मिलते हैं। किसके द्वारा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा आपकी सेल में जब रेस्पिरेशन के बाद में CO2 बनती है और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको भी बाहर भेजा जाता है। तो इन सब का जो रास्ता है वो कौन है? ब्लड है। और ब्लड किसके थ्रू बहेगा? ब्लड वेजल्स के थ्रू। और ब्लड की स्पीड मेंटेन कौन करेगा? हार्ट। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेनली 3 चीजें आती है, हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड, जिसकी वजह से सारा काम होता है। आपको एक हार्ट का डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आप लोगों को पता ही है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये वो भाग है जो आपका ब्लड जो है हार्ट के अंदर का जो ब्लड है वो बाहर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट के अंदर का ब्लड बाहर किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ब्लू कलर का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो आपके इम्प्योर ब्लड को या CO2 वाले ब्लड या ऑक्सीजन कम वाले ब्लड के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर आपको जो 2 ट्यूब दिख रही है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। आपकी बॉडी में फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट के इन भागों के द्वारा अंदर आता है। फिर ब्लड आपके एओर्टा में गया, ब्लड आपके ऑरिकल्स में गया, एट्रिया में गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से घूमते हुए ब्लड जो है वो सीधा इस पाइपलाइन के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। बॉडी के अंदर जो भी ब्लड यूज हुआ वो हार्ट के अंदर इस जगह से, इन 2 जगहों से और इस जगह से एंट्री करता है, और उसके बाद में फिर वापस वही चक्र शुरू होता है। तो ये एक सिंपल से हार्ट का डायग्राम है जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड पंपिंग होती है, ब्लड का रास्ता जो होता है। ब्लड सेकंड नंबर का जो डायग्राम है वो ब्लड का है। ब्लड का निर्माण 3 तरह की सेल से और प्लाज्मा से होता है। ये रेड कलर की जो सेल है जिनको RBC कहते हैं, बीच में आपको दिख रही है WBC है, और इसके अलावा जो है वो प्लेटलेट्स है, और इसके अलावा प्लाज्मा होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, जो एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। इधर आपको एक डायग्राम दिख रहा है ब्लड वेजल्स का। टोटल 3 तरह की ब्लड वेजल्स पाई जाती है। ये आर्टरी है और ये वेन है, और उसके बाद में नेक्स्ट है कैपिलरी। अब आर्टरी और वेन की अगर बात करें तो आर्टरी के अंदर जो दीवार है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, यानी हम कह सकते हैं दीवार थोड़ी मोटी होती है, जबकि वेन की दीवार पतली होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन आपको 10th क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि आर्टरी जो है धमनी, उनकी दीवार इसलिए चौड़ी होती है क्योंकि हार्ट के अंदर का जो ब्लड बाहर आता है वो किसके थ्रू जाता है? आर्टरी के द्वारा। और इसकी वजह से प्रेशर कहाँ बनेगा? आर्टरी में। तो आर्टरी में प्रेशर बनेगा तो आर्टरी की जो दीवार है वो हमें हार्ड होनी चाहिए, मतलब नेचुरली हार्ड होनी चाहिए। अगर हार्ड नहीं होगी तो ब्लड का प्रेशर जो है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से वो डैमेज हो सकती है, आर्टरी रप्चर हो सकती है, जिससे हेमरेजिक कंडीशन आ सकती है। ये कैपिलरी है, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली जो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती है उनको कैपिलरी कहते हैं। ये न सिर्फ आर्टरी और वेन को जोड़ती हैं बल्कि ये जो है सेल के अंदर न्यूट्रिएंट भेजती है, और सेल के अंदर का जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है ये रिसीव भी करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों चीजें मिलकर के, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स, ये तीनों चीज मिलेगी तब जाकर के हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम लोगों ने एक शॉर्ट में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड बीमारियां कौन सी है। तो यहाँ पर मैं 3 तरह की डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आज हमारी एक पर्टिकुलर डिजीज को डिस्कस करना जिसका नाम है हाइपरटेंशन। वैसे यहाँ पर टोटल 3 तरह की डिजीज है, और तीसरी में तो अलग अलग तरह की डिजीज दी गई है, ठीक है, जिसमें से आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हाइपरटेंशन। तो पहली डिजीज है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, जब इंसान की आर्टरी के ऊपर नॉर्मल जो ब्लड का प्रेशर लगता है उससे ज्यादा अगर ब्लड का प्रेशर लगेगा तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। सेकंड नंबर की डिजीज को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है? हार्ट में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट ढंग से पंप नहीं कर पाता। हार्ट फेलियर का मतलब यही होता है कि हार्ट के अंदर मान लो ऐसे नोड सही से काम नहीं कर रहा है, या एवी नोड्स या एवी बंडल सही से काम नहीं कर रहे, तो हार्ट की मसल्स जो है वो बीट कम करेगी। हार्ट के अंदर जो है ऐसे नोड वो बीटिंग कम करेगा, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कम होगी। हार्ट बीट कम करेगा तो ब्लड का जो पंप है वो भी कम करेगा। एक बार में हार्ट जितना ब्लड बॉडी को देता है, ठीक है, इतना ब्लड वो जैसे 70 ml दे रहा है एक बार में, हार्ट के पंपिंग से जो ब्लड बॉडी तक जाता है वो कितना जाता है? 70 ml। तो जो 70 ml ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। अगर वो ब्लड 70 ml जो है प्रॉपर ब्लड ऑर्गन तक नहीं जाएगा तो जितना गया है वो स्पीड से जाएगा नहीं, और धीरे धीरे जाएगा और वहां पर जम जाएगा।
तो उस ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा है वो ब्लड वेजल से लीकेज होके ऑर्गन या टिश्यू में चला जाता है, इसलिए हम कहते हैं पानी भरा हो गया। तो इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, मतलब इंसान के हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स में सूजन आना वगैरह स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है इच्छेमिक हार्ट डिजीज। इच्छेमिक का मतलब होता है ऑक्सीजन न मिलना ड्यू टू ब्लड प्रॉब्लम। अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है क्योंकि ब्लड में कोई दिक्कत आ गई या ब्लड रुक गया और उसकी वजह से बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसको कहते हैं इच्छेमिक कंडीशन। अब इच्छेमिक कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है, जैसे एंजीना पेक्टोरिस, इसमें क्या होगा, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा, तो चेस्ट पेन होगा, यानी आपके छाती में दर्द होगा। मायोकार्डियल इंफारक्शन, इसमें भी हार्ट की मसल्स जो है जाम हो जाती है क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली हार्ट की सेल्स को नहीं मिल पाता। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी की जो रक्त वाहिनी है, ये आपकी रक्त वाहिनी है, ब्लड वेजल्स है, तो इस ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होगा, एक जगह प्लाक बन जाता है और ये प्लाक किसका बनता है, कोलेस्ट्रॉल का। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से यहाँ पर प्लाक बन गया और ये प्लाक जो है वो बनने की वजह से जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड ढंग से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि रास्ता जो है वो कैसा हो गया, नैरो हो गया। तो इसकी वजह से जो है दिक्कतें आ जाती है। मतलब जब आपकी रक्त वाहिनी में, जब आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और ब्लड नहीं जा पाता आगे, तो इसी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये समझो कि आपकी जो रक्त वाहिनी है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया और कैल्शियम जब जरूरत से ज्यादा आपकी धमनी के अंदर आर्टरी में जमा होगा तो आपकी आर्टरी जो है हार्ड हो जाएगी। हार्ड हो गई तो उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने का मतलब है कि आपकी जो आर्टरी है उस पर जो प्रेशर लगता है तो उस समय आपकी आर्टरी थोड़ी ऊपर चली जाती है, इसको कहते हैं हम पल्सेशन। लेकिन जब कैल्शियम जमा हो जाते हैं तो आपकी जो धमनी की दीवार है, आर्टरी की जो वॉल है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड हो गई तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर आएगा आर्टरी ऊपर जा नहीं पाएगी, नहीं जा पाएगी तो प्रेशर जो है जरूरत से ज्यादा आएगा और ऐसी कंडीशन में आर्टरी के रप्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। रप्चर तो बाद में होगी, उससे पहले प्रेशर बढ़ जाएगा और इसी की वजह से हार्ट जो है वो ज्यादा लोड करेगा आगे ब्लड भेजने के लिए और हार्ट अचानक से जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रॉब्लम्स होती है। अब हाइपरटेंशन को समझते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन इन विच इट इंडिकेट दैट अदर टाइप्स ऑफ डिजीज और सम बॉडी मेजर ऑर्गन्स अफेक्टेड। ठीक है, किसी भी वजह से लाइफस्टाइल हो, जेनेटिक हो या कोई भी अदर वजह हो, मेडिकेशंस हो, या तो दवाई की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी है, यू आर नॉट गोइंग टू आउटसाइड, यू आर नॉट डूइंग टू एक्सरसाइज, यू आर नॉट डूइंग एनी परफॉर्मेंस और दुनिया भर का बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, एनी टाइप्स ऑफ जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो इन प्रॉब्लम की वजह से होगा क्या कि हमारा जो शरीर है उसमें ब्लड की स्पीड वैसे भी धीरे धीरे कम बढ़ जाती है। उम्र के साथ हमारी जो धमनियां है, जो आर्टरी है, उसमें रेजिस्टिविटी तो वैसे ही बढ़ जाती है। अब धमनियां जैसे ये आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो अभी तो कंटिन्यू हो रहा है, नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आर्टरी नैरो हो सकती है या उनमें रेजिस्टिविटी किसी और कारण से बढ़ सकती है। फैटी डिपोजिशन भी हो सकता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक इंसान लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई बाहर नहीं कर रहा है, ऑफिशियल काम एक जगह लंबे समय तक बैठ रहा है, इन सब की वजह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है या किसी वजह से आर्टरी में रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इन सब की वजह से होगा क्या कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड प्रेशर देगा आर्टरी की वॉल के ऊपर और उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन वास्तव में क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर इन आर्टरी रिमेन परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। आपकी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हमेशा हायर ही आएगा। ठीक है, इट इज साइलेंट किलर ऑफ बॉडी। ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी का साइलेंट किलर है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जब आएगा आपके शरीर में तो उससे पहले आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं मिलेगा कि आपको दर्द हो रहा है, कि सिर दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम है या पैरों में जकड़न हो रही है या सूनापन आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल साइलेंट, मतलब जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ एडवांसिंग ऑफ एज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको साइलेंट किलर। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे आपको अंदर से खा रही है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आपके शरीर को वीक बना रही है,
और अचानक से जो है ये रप्चर होती है। जैसे एड्स वायरस होता है ना, HIV, वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे 5 साल 10 साल के लिए उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें आपकी बॉडी की T सेल को खत्म करता रहता है, और एकदम से ऑनसेट होता है कि अरे यार वायरस आ गया, अरे यार एड्स हो गया। तो दैट इज द कंडीशन जिसमें आपको मतलब अचानक से सिम्टम्स सामने आएंगे कि डॉक्टर कहेगा कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा तुम्हारे ब्लड प्रेशर है, कैसे हुआ कब हुआ हमें नहीं पता, 5-10 साल से हो ही रहा था। तो ये साइलेंट किलर है बॉडी का, क्योंकि ना तो कोई ऑर्गन डैमेज हो रहे, नहीं आपकी बॉडी में कोई दर्द हो रहा है, नहीं आपकी बॉडी में कोई अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं। इसलिए बॉडी का साइलेंट किलर है, बिकॉज मैनी पीपल हैव नो सिम्टम्स अंटिल सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए ना, इवन अगर आप अभी भी आपको ब्लड रिपोर्ट करवा दिया जाए ना, तो आपकी ब्लड रिपोर्ट भले ही वो किसी और बीमारी की वजह से एबनॉर्मल आ सकती है, बट ब्लड प्रेशर को लेकर के वो कभी एबनॉर्मल नहीं आएगी। इट विल ऑलवेज रिमेन नॉर्मल बिकॉज ऑफ देयर इज नो इंडिकेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर, देयर इज नो एनी सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर अपीयर इन द बॉडी। ठीक है, मेजरमेंट की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है उसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापते हैं। मरकरी यानी पारा, हमेशा ब्लड प्रेशर मापते हैं तो उसको मरकरी में ही मापते हैं, पारा में ही मापते हैं। और उसको दो तरीके से मापते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के लिए हम वापस डायग्राम पे जाते हैं। ये आपको हार्ट का एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ऊपर जो आपको चैम्बर दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ऊपर जो आपको चैम्बर दिख रहे हैं ये वाले, ये दोनों चैम्बर जो है, ये दोनों चैम्बर एक्चुअल में क्या है, ये है एट्रिया यानी आलिंद, और ये जो दोनों चैम्बर है इनको कहते हैं वेंट्रिकल यानी नीले। अब ये जो वेंट्रिकल वाला चैम्बर है ना, ये वेंट्रिकल वाला चैम्बर ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर ब्लड भेज रहा है। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है, बॉडी के सभी ऑर्गन में जो ब्लड जा रहा है, ये इस वेंट्रिकल से जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है वेंट्रिकल, ये ब्लड बॉडी में तभी भेजेगा जब ये संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय ब्लड का जो प्रेशर मेंटेन होगा, जो मेजर होगा, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जो ब्लड प्रेशर आगे गया उसके बाद में ये हल्का सा फैलेगा तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक। इसका मतलब दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब वो ब्लड प्रेशर जिसके अंदर ये समझो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है वास्तव में बहुत ज्यादा है, मतलब आपके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रिक्शन की वजह से जो है ब्लड प्रेशर एराइज होता है। तो हम कह सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वास्तव में क्या है, एराइज ड्यू टू ventricular arise due to ventricular contraction। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा, और वही वेंट्रिकुलर जो रिलैक्सेशन होगा उसकी वजह से कौन सा प्रेशर आएगा, डायस्टोलिक प्रेशर आएगा। तो दो तरह के प्रेशर जो है वो हमेशा मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। एक इंसान के अंदर जब ब्लड प्रेशर आता है या उसके अंदर जब हाइपरटेंशन आता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आती है, तो उसकी क्या क्या अवस्था है। अवस्था का मतलब जैसे किसी को कहते हैं ना कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। कोई भी बीमारी के स्टेज होते हैं। स्टेज का मतलब एक ये समझो कि इफेक्ट कितना बीमारी का, इफेक्ट कम है तो उसको कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, इफेक्ट ज्यादा है तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए हर बीमारी को स्टेज में, जैसे फैटी लीवर है उसके स्टेज 1 होते हैं, स्टेज 2 होते हैं, कैंसर के भी स्टेज होते हैं। ऐसे ब्लड प्रेशर के टोटल 4 स्टेज होते हैं। देखो पहला स्टेज तो है जो वास्तव में स्टेज है, नॉर्मल कंडीशन है कि 120/80 अगर आपकी बॉडी में वैल्यू है तो वो आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर 120 से 129 है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है। अगर 139 तक है तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1। क्या कहते हैं, स्टेज 1। ये आपकी बॉडी का 1 स्टेज है। और इसी प्रकार 140 से ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं स्टेज 2। इसका मतलब 140 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। अब आपके बॉडी में हाइपरटेंशन के दो सबसे बड़े कारण है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी से पढ़ने से पहले इस पेज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इस पेज में जो है हाइपरटेंशन के बारे में बताया हुआ है। देखो ब्लड प्रेशर क्या है, तो हमने अभी बताया कि आर्टरी की जो वॉल है उस पे लगने वाला ब्लड प्रेशर। पहला डायग्राम आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लग रहा है, जिसमें ये धमनी है, धमनी की दीवारों पर ब्लड प्रेशर लग रहा है, एकदम नॉर्मल कंडीशन है, 120 mm मरकरी और 80 mm मरकरी। ठीक है, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। इसमें देखो बताया हुआ है कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर जो 120 है इसकी जगह 140 हो गया, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सिम्टम्स क्या आएंगे,
अब जब ब्लड प्रेशर एराइज होता है तो मैं कह रहा हूँ ना 5 साल 10 साल तक ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे राइज अप हो रहा है, तो उस समय कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। लेकिन जब ये एकदम से अब के भाई कंडीशन ऐसी आ गई कि अब आपका ब्लड प्रेशर जब भी मेजर करे तो 140 से ज्यादा आ रहा है, उस समय आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। और वो सिम्टम्स क्या आएंगे, आपको बार बार सिर दर्द होगा, चक्कर आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपकी जो श्वास है वो कम हो जाएगी। इसलिए कम हो गई क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच नहीं पहुंच रहा है, तो बॉडी की सेल्स जो है जैसे ब्रेन वगैरह, तो ब्रेन की सेल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी आपकी बॉडी में कि श्वास लेना है कि नहीं लेना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है। तो ट्रैकिया की वजह मसल्स वगैरह जो होती है, लैरिंग्स एपिग्लोटिस वगैरह आसपास की, तो ये जो गर्दन की जो मसल्स है वहां पर ब्रेन ढंग से मैसेज नहीं कर पाएगा। ब्रेन इसलिए मैसेज नहीं दे रहा है क्योंकि ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ब्रेन की सेल हेल्दी नहीं है। हेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो इसका भी कारण ब्लड प्रेशर हो गया। तो ब्लड प्रेशर से ब्लड की स्पीड धीरे होगी तो ब्लड का ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल रहा है, सेल को नहीं मिल रहा तो ब्रेन की सेल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी या किसी चीज का रिफ्लेक्स नहीं दे पाएगी। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन अफेक्ट सम टाइप्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। और ये मसल्स अफेक्टेड होगी तो उन मसल्स में एक श्वास लेने वाली भी मसल्स अफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ब्लड विजन आपको देखने में धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट पेन सबसे बड़ी चीज। तो ये सबसे बड़े कारण है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ये भी जो है इमेज में बताया हुआ है कि एक तो ओवरवेट, इंसान का जब वजन ज्यादा होता है तो उसमें फैट डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है, किडनी पे लोड पड़ता है। हाई साल्ट डाइट, कोई भी चीज खाते हैं उसमें नमक खाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन बढ़ता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल जो है इनडायरेक्टली एल्डोस्टेरोन्स को बढ़ा सकता है, एड्रीनलिन हार्मोन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा से ज्यादा रहेगा, क्योंकि एड्रीनलिन नेचुरली आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कि आपकी जो आर्टरी है वो कड़क हो जाती है, मजबूत हो जाती है, एकदम रिजिड हो जाती है, उसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अल्कोहल की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब जेनेटिक कारण। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर की वजह से देखो ब्रेन में क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर पर्टिकुलरली जो सेल्स है, ब्रेन की सेल्स, उसको पर्टिकुलरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा। आई के अंदर अगर आई की जो सेल्स है, आंखों की जो सेल्स है, आंख हमारी जो हमें जो चीज दिख रही है वो आंखों से दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि जो बाहर कोई भी चीज है हमारी आंखों के सामने, जैसे मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, तो उस कैमरे की जो रेज है, उसकी जो लाइट है वो सीधी मेरे आंखों के पर्दे पे गिर रही है, जिसका नाम है रेटिना। तो रेटिना की जो सेल है वो किसी चीज को तभी देख पाएगी जब उसकी सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऑक्सीजन कौन दे रही है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ब्लड दे रहा है। और ब्लड अगर ब्लड प्रेशर की वजह से अफेक्टेड है तो ब्लड की स्पीड धीरे होगी, तो वही कंडीशन रेटिना की सेल को ढंग से जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, रेटिना की सेल में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रेटिनोपैथी। तो रेटिनोपैथी की वजह से आपके आईज में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हार्ट में हार्ट डिजीज हो जाएगी, इसके अलावा जो है किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ब्लड वेजल जो है जैसा कि आपको दिख रहा है प्लाक जमा हुआ है, तो इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो कारण है। तो हम वापिस इधर आते हैं, हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ऐसा हाइपरटेंशन जिसमें बीमारी शामिल नहीं है या कोई दूसरा ऑर्गन शामिल नहीं, जैसे एक तो किसी इंसान की किडनी खराब हुई फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इट इज नॉट प्राइमरी हाइपरटेंशन। किसी इंसान का हार्ट प्रॉब्लम है और उसका हाइपरटेंशन आ गया, इट इज नॉट ए प्राइमरी। व्हेन एनी अदर ऑर्गन अफेक्टेड and these organ indirectly affect your blood pressure, then it is the secondary condition. But in primary condition, what will be in primary conditions? तो प्राइमरी कंडीशन के अंदर यानी ब्लड प्रेशर की प्राइमरी कंडीशन क्या है, हाइपरटेंशन जो है उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो ऐसा हाइपरटेंशन जिसमें इंसान की लाइफस्टाइल की वजह से डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, या किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या मोटापे की वजह से, जैसे अभी अभी मैंने कंडीशंस बताई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है, देखो जेनेटिक, एजिंग, डाइट, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, ये जो चीजें दिख रही है इन सब चीजों की वजह से अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं प्राइमरी। जेनेटिक का मतलब आपके नेचुरली जो है जीन से जुड़ा हुआ है,
एजिंग का मतलब विथ एडवांसिंग ऑफ एज आपकी बॉडी में जो है रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। डाइट आप उसमें सोडियम सॉल्ट वगैरह ज़्यादा ले रहे हो। ओबेसिटी मोटापा ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और लाइफ स्टाइल मतलब फास्ट फूड वगैरह इफ़ यू आर इनटेकिंग सो मच, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक दिन में नहीं बढ़ेगा, कई साल लग जाते हैं इसको, और जब बढ़ेगा तो अचानक से जो है एक्सप्लोजन होगा कि ये क्या हो गया। तो ये जितने भी रीजन है इनको कहते हैं, इनकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होते हैं? सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब आपके शरीर के मेजर ऑर्गन खराब हो गए, जैसे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, और इनकी वजह से अब ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर के जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, इनको कहते हैं बैरो रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं, ये रिसेप्टर आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। लेकिन इनमें दिक्कत आ गई क्योंकि आगे से कोई बड़ा ऑर्गन खराब है। जैसे देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम किडनी डिजीज, किडनी में कोई डिजीज हो गई। अब आपको पता है किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। ये रेनिन क्या करती है? ये लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बदलती है? एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। इस एंजियोटेंसिनोजन को, लीवर के अंदर का जो एंजियोटेंसिनोजन है, इसको किडनी जो है वो किस में बदलती है? एंजियोटेंसिन में बदलती है, एंजियोटेंसिन में बदलती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन जो एंजाइम्स होते हैं ACE नाम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसके माध्यम से, जिसको हम ACE कहते हैं, ACE, इस एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो सेकंड में बदलते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड को जाके कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन बनाओ। ये एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम का इंटेक बढ़ाते हैं, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पाथवे को कहते हैं RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टमिक पाथवे। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टमिक पाथवे जो है, ये पाथवे आपकी बॉडी में तब शुरू होता है जब कहीं ना कहीं किडनी में ब्लड की स्पीड कम होती है। जब किडनी में फिल्ट्रेशन के टाइम में ब्लड की स्पीड कम होती है तो किडनी को पता चलता है कि ब्लड की स्पीड कम है, उसको बढ़ाओ। तो किडनी एक हार्मोन बनाती है रेनिन, और ये रेनिन इस पाथवे के थ्रू क्या करती है? ब्लड की स्पीड बढ़ा देती है। स्पीड बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अब किडनी में कोई दिक्कत आ गई तो ये स्पीड नेचुरली बढ़ ही रही है। पहले तो बढ़ रही थी तो वो रेंज में बढ़ रही थी, अब जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा या फिर वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोई हार्मोनल डिसऑर्डर, आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन या थायरोक्सिन हार्मोन में कोई दिक्कत आ गई, तब जाकर के ये शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। या स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि एक इंसान की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम श्वास नहीं ले रहे हो, तुम जग जाओ। तो जब इंसान श्वास नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ मसल्स प्रॉब्लम, तो मसल्स में प्रॉब्लम हुई तो इंसान की ब्रेन को भी जो है वो जब श्वास नहीं लेगा तो ब्रेन की सेल्स को जो है ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन एकदम अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा, और तुरंत इंसान को कहेगा कि तुम फटाफट श्वास लो ताकि मेरी सेल्स को ऑक्सीजन मिले। ऐसी कंडीशन में लोगों के बार बार नींद खुलती है रातों में बिकॉज वो श्वास लेने में दिक्कत आती है, और इसका भी कारण कौन है? हाइपरटेंशन है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो रहा है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में नेचुरली जो है वो हाइपरटेंशन लेडी का होता ही है, क्योंकि उस समय जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है ब्लड का, और मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो है वो भी, बेबी भी पल रहा होता है गर्भ में। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो है क्या हो गए? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के कारण क्या है या रिस्क फैक्टर क्या है? तो अभी बताया था, फैमिली हिस्ट्री, एज के साथ बढ़ सकता है, मोटापा, आप ज़्यादा सॉल्ट या ले रहे हो, या कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, या कोई लंबे समय से तनाव में हो, या डायबिटीज है आपके, या किडनी डिसऑर्डर है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा क्या आएगा? हाई आएगा। अब मेन कंडीशन है कि इंसान का ब्लड प्रेशर डेवलप कैसे होता है, इंसान का जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंसान का जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी शुरुआत दो चीज़ों से होती है, और वो दो चीज़ कौन कौन सी है? वो दो चीज़ है, एक तो आपके कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि आपके हार्ट कितना ml ब्लड भेज रहा है एक बार में, ठीक है। वो अगर
ml ब्लड जरूरत से ज़्यादा चला जाए तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, आपका हार्ट एक बार में पंपिंग में 70 ml ब्लड पंप आउट करता है। अगर ये 70 ml ब्लड से अगर ज़्यादा ब्लड अगर पंप हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में कार्डियक आउटपुट जो है वो बदल गया, और बदल गया तो आर्टरी के ऊपर अचानक से क्या होगा, प्रेशर आएगा कि पहले स्पीड कम थी अब स्पीड ज़्यादा हो गई। तो ब्लड के प्रेशर का ज़्यादा होना उसका सबसे पहला रीजन तो है कार्डियक आउटपुट, कि आपकी हार्ट जो है वो किस एफिशिएंसी के साथ ब्लड पंप करता है, और अब एफिशिएंसी बदल गई। दूसरा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, हार्ट ने तो ब्लड पंप कर दिया, मान लो वो बराबर की है, लेकिन हार्ट के अंदर का ब्लड अब किसके पास जा रहा है, धमनी के पास जा रहा है, आर्टरी के पास जा रहा है। अब आर्टरी की जो दीवार है, आर्टरी की दीवार के अंदर रेजिस्टिविटी आ गई। या तो रेजिस्टिविटी कैसे आएगी, या तो दीवार नैरो हो गई यानी रास्ता संकरा हो गया, या फिर दीवार तो बराबर है उसके अंदर कैल्शियम आ गया, उसने आर्टरी को हार्ड बना दिया तो जो पल्सेशन है वो बंद हो गया, या फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा कि आपके बीच में जो रास्ता था वो रास्ता तो सही है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस तरह से रास्ता हो गया। तो रास्ता आगे वाला सही है, पीछे वाला सही है, बीच में रास्ता संकरा हो गया। होता ना, जैसे रोड में बहुत सारे लोग ईंटें रख देते हैं या कोई पत्थर रख लेते हैं तो रास्ता जाने के लिए छोटा हो जाता है, वैसे ये समझो आपकी आर्टरी में पत्थर रख लिए किसी ने, तो दैट इज द कंडीशन। तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के एराइज होने का दो सबसे बड़े कारण है, वो यही है कि एक तो कार्डियक आउटपुट है और एक पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब भी हाइपरटेंशन डेवलप होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा पंप होगा। इसके अलावा आर्टरी नैरो हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपके हार्मोनल सिस्टम बिगड़ सकते हैं क्योंकि आप साल्ट इंक्रीज ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। अभी मैंने बताया कि वैसे तो कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं आएंगे, लेकिन जब एक कंडीशन आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद में आपको हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोज ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट, फैटिग, ये सब आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस समय आपकी प्रॉब्लम जो है करे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट में दिक्कत आएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, आपकी कार्डियक मसल्स की थिकनेस आ सकती है, या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ब्रेन में क्या दिक्कत आएगी, ब्लड की स्पीड धीरे होगी, ब्लड के थ्रू जो सेल्स जा रही, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रहा है ब्रेन की सेल्स को, ब्रेन की सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो जाता है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो है एक प्रकार का ये भी स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में होता है। किडनी में क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, लंबे समय तक किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है। आई में अभी बताया रेटिनोपैथी हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से, या ब्लड विजन या विजन लॉस होता है। ब्लड वेजल्स में एन्यूरिज्म हो जाए, एन्यूरिज्म का मतलब आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसमें इस तरह की गांठ बन सकती है बाहर या अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। अब ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस कैसे करें, तो सीधी सी बात है, ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं उसका पहला डायग्नोसिस तो मीटर ही है, जिसको हम कहते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, इंसान जो है उसको जैसे बेल्ट बांधा जाता है इस आर्टरी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो आर्टरी होती है ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पर एक बेल्ट बांधा जाता है, और ये बेल्ट क्या करेगा, ये बेल्ट जो है वो मेजर करेगा कि अंदर का ब्लड प्रेशर आर्टरी का जो है वो कैसा है, मतलब पल्सेशन किस तरह से चल रही है। उसके आधार पर वैल्यू देखी जाती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब यहाँ पर देखो, इस बेल्ट के थ्रू ये जो मीटर दिया हुआ है इसको कहते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, जिसके अंदर स्केल के अंदर अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं और अंदर मरकरी भरी हुई है जिसमें एकदम वैल्यू का पता चल जाता है। तो ये स्पाइगमोमैनोमीटर है जिसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ रहा है तो भी उसके रेगुलर चेकिंग जरूरी है, क्योंकि एक बार ब्लड प्रेशर हाई आ गया तो उसको ताउम्र या जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो तब तक उसको मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी, मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। कोई बंदा कह रहा नहीं मैं तो 5 दिन मेडिसिन ली अब मेडिसिन की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इंसान को रेगुलरली लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इज मोर। ब्लड और यूरिन टेस्ट भी जरूरत हो तो कराना पड़ेगा ताकि किडनी का पता चले कि किडनी कितनी फंक्शनल है और डिसफंक्शनल है। ईसीजी करानी पड़ेगी, इकोकार्डियोग्राफी करना पड़ेगा, जिससे हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट, अब ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट दो तरह का है, एक मेडिकेशन और एक नॉन मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब है कि आप दवाइयाँ लो जो आपकी बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट कर सके, और नॉन मेडिकेशन का मतलब आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। लाइफ स्टाइल में चेंज कैसे, सॉल्ट इंटेक कम कर दो और बैलेंस डाइट खाओ जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो,
ठीक है। इसके अलावा हेल्दी बॉडी वेट रखो, बॉडी वेट को ओवर नहीं करना है। स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल इंटेक लिमिट कर लो अगर पीते हो तो, स्ट्रेस कम करो और प्रॉपर नींद लो। ये सारे कारण ऐसे हैं जो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकेशंस आपके सामने दी हुई है, तो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस को लेकर के जो है वो ये सारे, अब मेडिकेशंस अलग अलग होते हैं, ये सारी मेडिकेशंस को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे पहले नंबर पे है एसी इनहिबिटर, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, ठीक है, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है और सेकंड में बदलता है। तो अब ये जो ACE है, ये जो मेडिसिन है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में नहीं बदलता है। नहीं बदलेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई नहीं हो पाएगा। किडनी का जो RAAS सिस्टम है, इसको ये मेडिसिन फेल कर देती है, फेल कर देगी तो तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, जिससे ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। दूसरी दवाई होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, किडनी का RAAS पाथवे तो सही काम कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बन भी रहा है, पर ये जो जो आगे जो केमिकल बना है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, ये आपकी उस आर्टरी के ऊपर रिसेप्टर पे जुड़ नहीं पाएगा। नहीं जुड़ पाएगा तो आर्टरी को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कंट्रोल करना है, मतलब उसको ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसको बढ़ाना है। तीसरी दवाई होती है कैल्शियम चैनल। कैल्शियम हमेशा से आपकी मसल्स को जो है प्रॉब्लम देता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली जो दवाइयाँ होती है वो क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं और वेजोडाइलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में बदलेगा नहीं। इसके अलावा थाइएजाइड डायूरेटिक, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर को बैलेंस करती है। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर सोडियम को जब ये जो दवाइयाँ होती है थाइएजाइड, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। बीटा ब्लॉकर वो दवाइयाँ होती है जो आपके हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें बीटा रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर के पास किसी केमिकल को, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, उनको आने नहीं देती। नहीं आने से क्या होगा कि हार्ट को पता ही नहीं चलेगा कि एड्रेनालिन मेरे पास आ रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और मैं इसके ऊपर और इसके आगे जो है इस तरह के वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लेकर के होगा, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हार्ट के अंदर पंपिंग सही नहीं होने की वजह से दिक्कतें शुरू हो जाती है। थैंक यू।